स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। जो हम रोम साम्राज्य और ईरान साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, हम दोनों ने ईरान और रोम के बीच में डिफरेंस पढ़ा था कि क्या क्या डिफरेंस था। आज रोम साम्राज्य को आगे बढ़ाते हुए हम रोम साम्राज्य के हिस्ट्री के बारे में और जानेंगे। तो आज ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। देखो, रोम साम्राज्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक इन रोम एम्पायर। कि रोम जो एम्पायर था उसमें साम्राज्य में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास किस तरीके से हुआ था, लोगों ने अपने आप को किस तरीके से डेवलप किया था, वहाँ के लोग क्या काम करते थे जीवन यापन के लिए, पैसे कैसे कमाते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, लड़कियों को क्या क्या अधिकार थे, वहाँ रहने वाले जो लड़के हैं उनको क्या अधिकार थे, या सामाजिक जो फंक्शंस होते थे उसमें किस तरीके के लोग कपड़े पहनते थे, किस तरीके से लोग इन्वॉल्व होते थे, शामिल होते थे, इकट्ठे होते थे। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। फर्स्ट है जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर। हम देखेंगे कि जो लैंगिक तौर पर भेदभाव था वो किया जाता था, नहीं किया जाता था, शिक्षा कैसी होती थी, वहाँ का जो कल्चर है, सांस्कृतिक विकास है, वो कैसा हुआ करता था। स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, फैमिली का जो स्ट्रक्चर थी या भूमिका थी वो किस तरीके से थी। प्रीवेलेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार का प्रसार था, यानी कि शादी के बाद ना बेटा, जैसे ही शादी होती थी बेटे की, वो अलग रहने लग जाता था। ऐसा रोम साम्राज्य की प्रथा थी कि तुरंत शादी होते ही वो अपने माँ बाप से छोड़कर अलग अपने परिवार के साथ रहेगा, उनका भरण पोषण करेगा, यानी कि वही अपने परिवार का हेड ऑफ द फैमिली होगा। ये रोम साम्राज्य की प्रथा थी। जैसा कि आज हमारे आम है, वो उस टाइम में भी एक कल्चर हुआ करता था कि जैसे ही बच्चे की शादी होती है वो अपना फैमिली को लेके अलग रहने स्टार्ट हो जाता है। अडल्ट सल्स डिड नॉट लाइव विद देयर पेरेंट्स। जो जवान बेटे थे वो अपने माता पिता के साथ नहीं रहते थे। ऐसा उस रोम साम्राज्य का कल्चर था, क्योंकि जब उनको लगता था कि अब ये कमा के खाने वाला हो गया या अपना घर बसर खुद कर सकता है, अपना इनकम खुद कमा सकता है, अर्न कर सकता है, तो वो अकेला रहना स्टार्ट हो जाता था। इट वॉज एक्सेप्शनल फॉर अडल्ट ब्रदर टू शेयर एक कॉमन हाउस होल्ड। वयस्क भाइयों के लिए एक आम घर साझा करना असाधारण था, यानी कि दो बड़े भाई हैं, अगर वो भाई एक साथ रह रहे हैं तो वो अपना एक घर साझा नहीं कर सकते, उन एक घर साझा नहीं कर सकते, यानी कि वो इकट्ठा नहीं रह सकते। कहने का मतलब यही है कि जब भाई वयस्क हो जाते हैं, यानी कि जवान हो जाते हैं, तो दो भाई आपस में एक ही घर में एक ही छत के नीचे इकट्ठे नहीं रह सकते। स्लेव्स वर इंक्लूडेड इन द फैमिली। गुलामों को परिवार में शामिल किया गया था, यानी कि उस टाइम जो गुलाम वंश या सर्वेंट्स वगैरह की प्रथा थी तो वो उस घरों में शामिल किया गया था, यानी कि वो काम करने के लिए अपने घर में सर्वेंट रखते थे। आगे देखो, जेंडर लिटरेसी और कल्चर में क्या था, इसमें विमेन का कैसा स्टेटस हुआ करता था। द वीमन इंजॉयड कंसिडरेबल लीगल राइट्स इन ओइंग टू मैनेजिंग प्रॉपर्टी। महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व और प्रबंध में काफ़ी कानूनी अधिकार प्राप्त थे। देखो, इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें महिलाओं की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन रोमन एम्पायर में ये बहुत ही अच्छी बात देखने को मिलती है कि इसमें जो फीमेल थी वो अपना एक अच्छा लीगल राइट रखती थी, या उनको एक अच्छी स्टेटस था वीमेन का, यानी कि वो संपत्ति पर अपना अधिकार रखती थी, यानी कि ज़मीन की वो अधिकारी होती थी, एक महत्वपूर्ण, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी वो उसमें। ही अरेंज्ड मैरिज वाज द जनरल नॉर्म्स। व्यवस्थित विवाह सामान्य नमूना था, यानी कि जो वो विवाह करती थी वो भी एक व्यवस्थित तरीके से ही होता था। डिवोर्स वाज इजी फॉर बोथ मैन एज वेल वीमेन। और तलाक लेना दोनों के लिए ही बहुत आसान होता था। अगर महिलाएं तलाक लेना चाहें तो वो भी ले सकती थी, और अगर पुरुष लेना चाहे तो वो भी ले सकता था। वीमन रिमेंड इन ए प्राइमरी हेयर टू फादर्स प्रॉपर्टी आफ्टर मैरिज। विवाह के बाद महिलाएं पिता की संपत्ति के लिए प्राथमिक उत्तराधिकारी बनी, यानी कि अब के टाइम में तो ऐसा नहीं देखा जा सकता। शादी करके जब लड़की दूसरे घर चली जाती है तो उसका अपने घर की जो संपत्ति है या अपने घर के जो भी चीज़ें हैं उससे उसका अधिकार धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन रोम एम्पायर में ऐसा नहीं था। रोम एम्पायर में शादी करके लड़की अगर दूसरे घर में चली जाती है फिर भी अपनी पिता की संपत्ति पे उसी का ही पहला अधिकार रहता है। अब तो पिता की संपत्ति पे पहला अधिकार लड़कों का होता है, लेकिन उस टाइम पे रोम पे पिता की संपत्ति पे पहला अधिकार था वो लड़कियों का ही था। आगे देखो, विमेन वर ऑफन सब्जेक्ट टू डोमिनेशंस बाय देयर हस्बैंड। महिलाएं अक्सर अपने पतियों द्वारा प्रभुत्व के अधीन होती थी, यानी कि फिर भी महिलाओं के पास इतने राइट्स होने की वजह से होने के बाद भी घर में जो ऑर्डर था या रूल रेगुलेशन था या जो घर का मुखिया था वो हस्बैंड ही होता था। लेडी उसके को फॉलो करती थी, जो भी उसने रूल बनाए हैं उनको फॉलो करना कि घर में ये काम ऐसे होगा, इसको हमने इस तरीके से करना है। आज भी हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, उस टाइम भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ही थी। फीमेल को
हाँ, हमेशा जो है मेंस पर्सन जो हैं वो हेड ऑफ़ द फैमिली बनते हैं और फीमेल के उनके द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। वाइफ्स वर इवन बीटन अप देयर हस्बैंड, पत्नियों को पतियों द्वारा पिटा भी गया था। यानी कि ये बहुत ही दर्दनाक घटना थी कि जो पत्नियां हैं उनको उनके पति पिटाई भी किया करते थे। ये बहुत ही गलत बात थी कि डोमिनेटेड करने के बाद वो लोग वॉयलेंस भी करते थे। वीमेन कुड बिकम इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑनर्स आफ्टर देयर फादर डेथ, महिला अपने पिता की मृत्यु के बाद स्वतंत्र संपत्ति की मालिक भी बन सकती थी। यानी कि पिता की प्रॉपर्टी पे उसका फर्स्ट राइट था, तो पिता की जैसे ही डेथ होती है तो वो अपने पिता की जो संपत्ति है उसकी इंडिपेंडेंट ओनर बन जाएगी। उसके बाद वो संपत्ति उसकी है, वो जो चाहे उसके साथ काम कर सकती है। पहले इस वजह से भी हो सकता है झगड़े हो रहे हों, क्योंकि वो अपने पिता की संपत्ति की ओनर बन गई है, तो उसका हस्बैंड चाह रहा होगा कि वो उसको ओनर बना दे या वो उसको उस चीज़ प्रॉपर्टी से कुछ फ़ायदा दिलाए या जो भी कुछ करे। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी ही भी एक लड़ाई का मेन कारण रहा होगा। जैसे आज के समाज में भी हम लोग देखते हैं कि ज़मीन के लिए भाई आपस में लड़ते हैं। प्रॉपर्टी एक मतलब झगड़े का कारण, मेन कारण मैंने देखा है जहाँ तक रहता ही रहता है। लिटरेसी, द रेट ऑफ लिटरेसी वरीड ग्रेटली बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर, साक्षरता की जो दर है वो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग थी। यानी कि कुछ हिस्सों में लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे, कुछ हिस्सों में लोग कम पढ़े लिखे हुए हैं। तो हर एक साम्राज्य का जो अलग अलग पार्ट था उसमें अलग अलग हिस्से में लोग अलग अलग चीज़ें की जो साक्षरता दर थी वो अलग अलग थी। लिटरेसी वाज विस्पर्ड इन आर्मी ऑफिसर, स्टेट मैनेजर एंड सोल्जर, सेना अधिकारियों, संपत्ति प्रबंधकों और सैनिकों में साक्षरता व्यापक थी। यानी कि जो आर्मी में थे, रोमन की आर्मी में थे, वो लोग एजुकेटेड होते थे, ऑफिसर भी एजुकेटेड होते थे, मैनेजर एजुकेटेड होते थे, स्टेट सोल्जर एजुकेटेड होते थे। यानी कि जो भी पर्सन वहाँ पे देश के लिए अपनी सर्विसेज दे रहा है वो एजुकेटेड होता था। कैजुअल लिटरेसी एग्जिस्ट एंड इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अधिक अस्थिर साक्षरता मौजूद थी, यह स्थान से स्थान पर भिन्न थी। यानी कि एक होता है ना, फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया, 12th तक स्टडी करनी है, फिर आगे भी स्टडी करनी है, ऐसा कोई कंटिन्यूटी वहाँ नहीं थी। वहाँ पे अस्थिर थी, कैजुअल लिटरेसी थी जो हर एक स्थान पर अलग अलग थी। और देयर वाज ए वॉल इन Pompile which carried out advertisement and graphics which indicates high level of casual literacy. जो पोम्पाइस में एक दीवार थी जिसमें विज्ञापनों और भित्ति चित्रों को किया गया था जो उच्च स्तर के आकस्मिक साक्षरता को इंगित करता है। यानी कि ये जो एक पोम्पाई वहाँ पे कोई एक क्षेत्र है, कोई एरिया होगा, वहाँ एक वॉल मिली थी जो उस वॉल पे कुछ लिखा हुआ था जिससे हमें ये पता लगता था कि वहाँ पे हाई लिटरेसी रेट भी, यानी कि हाई लेवल की लिटरेसी रेट भी रही होगी रोम एम्पायर में। जैसे कि अब हमारे स्कूल के बाद कॉलेज होता है, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी होती हैं, तो हायर लेवल ऑफ एजुकेशन आ जाता है। उस तरीके से ही रोम एम्पायर में भी हायर लेवल ऑफ एजुकेशन रहा होगा। देखो, अगर वहाँ पे लिटरेसी में जेंडर में डिफरेंस था, लिटरेसी में डिफरेंस थी, तो कल्चर में भी डाइवर्सिटी रही होगी। देखो, अलग अलग रोम जो एम्पायर था वो 3 द्वीपों से बना हुआ था, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। तो अलग अलग लोग थे, अलग अलग पहनावा था, अलग अलग बोलने का तरीका था, अलग अलग काम करने का तरीका था। तो कल्चर डाइवर्सिटी होना ऑब्वियस है कि वहाँ पे क्षेत्रों में भिन्नता जरूर होगी। द कल्चर डाइवर्सिटी वाज रिफ्लेक्टेड इन मैनी वेज एट मैनी लेवल, सांस्कृतिक विविधता कई तरीकों से और कई स्तरों पर दिखाई दे रही थी। वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस कल्ट्स एंड लोकल डाइट्स एंड द प्लूरलिटी ऑफ लैंग्वेज स्पोकन एज द स्टाइल ऑफ ड्रेसेस, धार्मिक संप्रदाय, स्थानीय देवताओं के विशाल विविधता, बोली जाने वाली भाषाओं की बहुलता, कपड़ों की शैलियाँ। यानी कि जो डाइवर्सिटी थी ना, मेन तो वो लैंग्वेज में देखी जाती थी। लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते थे, अलग अलग तरीके से वो लोग अपने देवी देवताओं को मनाते थे। यानी कि जैसे ही एरिया चेंज होता है और उनका जो गोडेस होता है मेन, वो चेंज हो जाता है। जैसे कि हमारे अभी भी होता है कि सबका अपना एक इष्ट देव होता है, किसी का शिव जी है, किसी का हनुमान जी है, किसी की कोई माता रानी है, किसी का कुछ है। तो जैसे ही एरिया चेंज होता है, ये भाषा, कपड़े पहनने की शैली, ये सब कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है। पीपल हैड ईटन डिफरेंट फूड एंड देयर डिफरेंट टाइप ऑफ सेटलमेंट ऑल रिफ्लेक्टेड कल्चर डाइवर्सिटी, लोगों ने अलग अलग भोजन खाए थे, विभिन्न प्रकार के निपटारे किए थे, सभी जो सांस्कृतिक विविधता, यानी कि सब लोगों जो अलग अलग तरीके के खाना खाते हैं। कहीं पे जैसे कि हमारे राजस्थान में कोई चूरमा बाटी, दाल बाटी, वो फेमस है। हरियाणा में दूध दही का खाना फेमस है। पंजाब में चले जाओगे तो लस्सी, छोले,
परोठे, आलू के परोठे। और गुजरात में चले जाओगे तो उधर खाखड़ा, फाफड़ा, ये सब चीज़ें। तो यानी कि अलग अलग जगह, जब भी जगह चेंज होगी आपके खाने के पीने का सिस्टम भी चेंज हो जाएगा। मकान भी आपने देखे होंगे अलग अलग तरीके के, राजस्थान में अलग तरीके के मकान होंगे, वहाँ के जो भौगोलिक इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना मकान सेटल किए होंगे। कश्मीर में अलग तरीके से बनाया जाता है, हरियाणा में अलग तरीके से होंगे, इस टाइप से। मोस्ट ऑफ लिंग्विस्टिक कल्चर वाज प्योरली ऑरल, एट लीस्ट यूनिट ए स्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड फॉर देम। अधिकांश भाषाई संस्कृति पूरी तरह मौखिक थी, कम से कम कम जब तक उनके लिए एक स्क्रिप्ट का आविष्कार नहीं हुआ था। यानी कि जो लैंग्वेज वो लोग बोलते थे वो ओरली बोलते थे, उसके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई थी, कोई अल्फ़ाबेटिक सिस्टम फॉलो नहीं किया गया था, कोई लिपि नहीं फॉलो की गई थी। तो यानी कि जो लोग बोलते थे वो जब तक ओरली ही था, जब तक उसको कुछ इंस्क्रिप्शंस नहीं लिखा गया था। At late 5th century, Armenian began to use a written form of language। 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आर्मेनियन आई, यानी कि हमने भाषा पढ़ा था सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज आई थी, सिमेरियन आई थी, फिर आर्मेनियन आई थी, फिर अकाडियन आई थी, जो हम पीछे चैप्टर्स थे उनमें पढ़ चुके थे। तो उस तरीके की लैंग्वेज आई थी जिसने लैंग्वेज को लिखना स्टार्ट किया था। तब पता लगा था लोगों के कि लोगों की जो स्पोकन क्वालिटी है उसमें कितना डिफरेंट है, लिंग्विस्टिक कितना डिफरेंट है। In other areas, the spread of Latin displaced the other whispered written from language। अन्य क्षेत्रों में लैटिन के प्रसार में अन्य व्यापक रूप से लिखित रूप प्रसारित किया गया था। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज थी उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था किसी भी स्क्रिप्शन को लिखने के लिए, किसी रूल रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए। तो मेन जैसे कि अब हमारा है, हम हरियाणा में हैं, हिंदी बोलते हैं, हरियाणवी बोलते हैं, पंजाब में वो पंजाबी बोलते हैं, यूपी में यूपी की जो लैंग्वेज है वो बोलेंगे, बिहार में बिहारी लैंग्वेज बोली जाती है, अवधी मगधी बोली जाती है। बट जैसे ही बात आती है एक स्पोकन